यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि वो कीव की राजधानी के उत्तर पश्चिम शहर में लगातार बमबारी हो रही है। मिसाइलों ने राजधानी और यूक्रेन के पूर्व में प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया है। खार्किव पर हुए हमले में निवासियों को हताश और दहशत में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। विदेशी छात्रों को निकलना विशेष रूप से कठिन लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम नहीं जानते कि हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं। कुछ दिन पहले हमारी हॉस्टल के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। हमने उसे देखा, वो बहुत डरावना था। हमारे पास पानी नहीं था पीने का, बिजली भी नहीं थी, हमारे पास खाना भी कुछ नहीं था। हम नहीं जानते कि हम कितने दिन ऐसे रह पाएंगे। यहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे छात्रों के वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। माइनस टेम्परेचर में छात्र खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे 4-5 वीडियो हजारों हैंडल से घुमाए जा रहे हैं। भारतीय नागरिकों के लिए जब मुश्किल की घड़ी आई तो मोदी यूरोप के मंदिरों के दरवाजे उनके लिए खुलवा रहे हैं। छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए मोदी ने बैप्स स्वामीनारायण संस्था से क्या मदद मांगी? जब यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, तब अचानक मुझे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का फोन आया। उस समय भारत में आधी रात थी। उनकी आवाज में गहरी चिंता, गंभीरता थी। उन्होंने निवेदन किया कि क्या बीएपीएस संस्था के स्वयंसेवकों और यूरोप में रहने वाले भक्तों से यूक्रेन की सीमा पर रिलीफ कैंप्स लगाने में मदद मिल सकती है। हमारे गुरु ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज एवं वर्तमान गुरु ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज ने हमें सेवा और करुणा के मूल्य सिखाए हैं। तुरंत ही हमने लगभग 11 देशों के स्वयंसेवकों का जूम वीडियो मीटिंग की और उनसे कार्यवाही शुरू करने की बात करी, क्योंकि समय बहुत कम था। उस समय भारत में आधी रात और यूरोप में इवनिंग थी। तो उस कॉल का संदेश बहुत ही सीधा साधा था कि यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर जो कुछ भी परिस्थिति है, हम कैसे मदद करें और हम क्या कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम ये काम कर सकते हैं। पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी ने हमसे कुछ प्रश्न किए। ऐसी स्थिति में हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और हमारे पास क्या कुछ उपलब्ध है, और क्या आप पोलैंड जा सकते हैं? हमें वहां कैंप लगाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कॉल कुछ 2.5 घंटों तक चला और स्वामी जी के जाने के बाद भी हमने उस विषय पर और भी चर्चा की और सभी ने अपनी पूरी भूमिका निभाई और जिन जिन से भी मदद मिल सकती थी हमने उनसे पूछा कि अगर कोई व्यक्ति वहां जाने को तैयार है। और हमें हमारे कार्यकर्ता का फोन आया। उस वक्त रात के 1 बजे थे और उन्होंने फोन पर बताया कि इस यूक्रेन राहत कार्य के लिए वॉलंटियर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हमने लिस्ट बनानी शुरू कर दी और पहले ही पन्ने पर हमने 9 लोगों को चुना जो जाने के लिए तैयार थे, वो भी तुरंत। और हमने तय किया कि मुझे अगले दिन निकल जाना चाहिए और मैंने अगले दिन के लिए टिकट बुक कर लिया। अगले दिन मैं फ्लाइट में था पोलैंड जाने के लिए। मैं घबराया हुआ था और शायद थोड़ा नर्वस भी था। मेरे बच्चे भी मेरी चिंता कर रहे थे, मेरी बीवी भी, क्योंकि हमें संकट का कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 10 बजे मुझे जानकारी मिली कि मुझे दोपहर 12 बजे निकलना है, तो ये बहुत ही तेजी से हो रहा था और यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी चला जाऊंगा। उस समय मेरा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ था। मैं सोच रही थी जाऊं कि नहीं। मैं एक्चुअली हिचकिचा रही थी। मैं सही में डर रही थी कि हमें जाना चाहिए, सेफ है कि नहीं, मेरे हस्बैंड और मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मेरी नौकरी के कारण मेरे लिए बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि मुझे ये नौकरी करते हुए तकरीबन 15 दिन हुए हैं। और जब मैंने इसे पता कि मैं उस कैंप में जाना चाहता हूँ हेल्प के लिए, तो इनका जो रिस्पॉन्स था वो था कि क्या मैं भी आ सकती हूँ साथ में। जब मैं देखती हूँ ये सारी क्राइसिस टीवी पे, मैं सोचती हूँ कि उनके लिए सहानुभूति के अलावा क्या मैं मदद कर सकती हूँ इनकी। अब मैं प्रार्थना करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने लोगों के साथ रह सकती हूँ। मुझे निश्चित रूप से दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। मतलब मेरे और मेरी पत्नी की तरह ये उन सभी लोगों के बारे में है जिन्हें अभी हमारी मदद की जरूरत है। हमेशा से ही भूकंप, दुष्काल
और बाढ़ जैसी आपत्तियों में पीड़ितों की मदद के लिए BAPS संस्था आगे रहती है, परंतु इस बार बात कुछ और थी। यह युद्ध था और यह कार्य में तो कई देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, सरकारें, इमिग्रेशन, विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालना, यह सब इन्वॉल्व था। जब तक स्वयंसेवक वहां पहुंचे तब तक हमने इससे जुड़े हुए सभी अधिकारियों से संपर्क किया। हमें पता था कि कार्य बहुत कठिन है, फिर भी कड़ी ठंड की स्थिति में लगभग 11 देशों से सभी स्वयंसेवक ओवरनाइट यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर जेशफ शहर में आ पहुंचे। उनमें अमेरिका जैसे दूर देशों के स्वयंसेवक भी थे। 4 वॉलंटियर्स वॉर्सो से थे और वो लोग पहले थे जो इतने करीब रहते थे, और उस जगह का नाम था जेसू। वो होटल पास में ही था जहां स्टूडेंट्स रहने वाले थे, और वो होटल इंडियन हाई कमीशन ने बुक किया था। मैं और पोलैंड मंदिर के हमारे 3 कार्यकर्ता हम सबसे पहले यहाँ इस बेस पर पहुंचे। वहाँ स्थिति काफी भयानक थी और किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। पहले दिन तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाए। सब जगह मदद की जरूरत थी तो हम सब जगह भाग रहे थे। हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि मैडम एम्बेसडर से क्या आवश्यकताएं हैं, और मैडम एम्बेसडर ने कहा कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें खाने में थोड़ी मदद की जरूरत है, और निर्णय लिया गया कि एक मोबाइल किचन शुरू करने की कोशिश की जाए। उन्होंने मुझे संपर्क किया और केयूर जी ने कहा कि हम एक मोबाइल किचन लगाएंगे। तो मैं समझ नहीं पाई कैसे, क्योंकि आप जानते हैं आमतौर पर होटल आपको वो अपना इस तरह का सूप किचन लगाने की अनुमति नहीं देते, और यही मैंने उनसे कहा था। मैंने कहा कि वो आपको किचन लगाने नहीं देंगे क्योंकि वो अपना खाना खुद परोसना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कोशिश करने के लिए मना लिया, और इसलिए मैं उनके साथ यहाँ आई। और डॉक्टर मजूर जो इस होटल के मालिक हैं, तो वो इस व्यवस्था के लिए मान गए। तो चिराग भाई जो पेरिस से हैं, चिराग भाई गोदी वाला पेरिस से हैं, वो तुरंत खड़े हो गए और कहा, मैं तैयार हूँ जाने के लिए मेरे कुकिंग वैन के साथ। तब मैंने सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा था कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने किचन वैन के साथ जाने के लिए तैयार था। तो मैं गूगल मैप पर ये देख रहा था कि पेरिस से वॉर्सो और पोलैंड कितनी दूर है, तो वो गाड़ी से करीब 21 घंटे की दूरी थी। तो हम निकले आधी रात को। जिस रात हमारी मीटिंग हुई उसी रात हम निकल गए 10 के आसपास, और उसके बाद 12, 12:30 के आसपास हम पेरिस जाने के लिए निकल गए। और फिर हम पहुंचे पेरिस से स्विट्जरलैंड सिर्फ 19 घंटों में, वो भी मोबाइल किचन के साथ। फिर हम पोलैंड के लिए निकले, और 22 घंटे की सफर के बाद हम पोलैंड में थे जहां हमें जाना था। मैं लोगों के लिए खाना बनाने में लग गया। वहां पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था, कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं था। पहले 3 दिन तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे। 500 लोगों के लिए खाना बनाए तो बताया जाता था कि और 4 बस आ रही है। रात के 2 बजे बताया जाता था कि और 2 बस आ रही है। तो इस तरह रात भर काम चलता ही रहता था। पहले दिन जब हमने काम शुरू किया तब रात के 2-2:30 बजे तक खाना बनाया, और मैं तो पूरा शॉक में था क्योंकि मुझे किचन का कोई अनुभव ही नहीं था। और हर रोज करीब हजारों लोगों को हम खाना सर्व करते थे, दिन और रात। एक अच्छी बात यह थी कि BAPS वॉलंटियर्स 24 घंटे अवेलेबल थे, और यदि आपने उन्हें दिन हो या रात किसी भी समय कोई भी जिम्मेदारी दे दीजिए, वो किया करते थे, अवेलेबल रहते थे। ये अच्छी बात है, सच में अच्छी बात है। वहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था और ना ही किसी प्रकार का बंधन। फिर भी सभी वॉलंटियर्स अपना काम पूरी निष्ठा और लगन से कर रहे थे। ये लोग अहंकार को बाहर और प्यार को भीतर रखते हैं। तो खासकर कोचिस किसी भी समय यहाँ पे आ सकते हैं, और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, और अभी यहाँ पर 2-3 बसेस किसी भी वक्त आ सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोच अभी आ रहा है, और शायद ये वही कोच है जो छात्रों से भरा हुआ है। और हमारे सहयोगी ठंड के मौसम के कारण जितनी जल्दी हो सके होटल में पहुंचने में उनकी मदद कर रहे हैं। 2 घंटे पहले एक साथ 6 बसें आई थी, और उसमें कुल मिलाकर 345 छात्र थे, और सभी के सभी एक साथ आए थे। तो इस दौरान
हमने सोचा कि गेट पर कोई ऐसा हो जो उनसे मिले, उन्हें दिलासा दे कि वो अभी सुरक्षित स्थान पर हैं, कि वे अपने भाइयों और बहनों के साथ हैं। तो ये पहली प्रक्रिया थी जिसे हमने शुरू की, उन्हें मिलना और वेलकम करना। एक बार जब वे पहुंच जाते हैं तो भारतीय हाई कमीशन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हमें उन्हें रजिस्टर करना होता है। हमें उनके पासपोर्ट डिटेल, पता और ऐसी जानकारी लेनी होती है। इसके बाद सभी छात्रों को आवास पर ले जाया जाता है। एक बार जब वे अपने आवास के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम उन्हें भोजन के लिए ले जाते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि उनके आने पर उन्हें गर्म भोजन मिले। हम 24 घंटे सिर्फ अपनी पूरी मेहनत में लगे हुए थे और फिर हमने खाना खिलाया भारतीय छात्रों को सुबह के 4 बजे तक। और इसी तरह से बहुत सारे छात्र, आप जैसा जानते हैं कि जो निकले उनमें से ज़्यादातर छात्र थे। हमें BAPS वॉलंटियर्स द्वारा तैयार किया गया शाकाहारी भोजन खाने को मिला, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप लोग अद्भुत हैं सच में। जैसे वो लोग हमें यहाँ रख रहे हैं, हमें 3 दिन से भोजन दे रहे हैं, बहुत अच्छा भारतीय खाना मिल रहा है हमें। 6 दिन की कठिनाइयों के बाद हमें अच्छा खाना मिल रहा है सच में। खाना न खाने के 8 दिनों के बाद भी हम भोजन कर सकते थे, इस बात का हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे यहाँ बहुत अच्छी नींद आई है, खाना भी बहुत अच्छा है और ये लोग हमारी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। फिर कुछ काम एक साथ आ गए। तो एक मैनिफेस्ट बनाना था जिसकी भारतीय हाई कमीशन को फिर से आवश्यकता है ताकि सारे छात्र आसानी से निकल सके। इसलिए एक बार मैनिफेस्ट तैयार हो जाने के बाद हाई कमीशन के कर्मचारी उन छात्रों की लिस्ट चिपकाने की कोशिश करेंगे जो जहां जा रहे हैं। फिर हम उन्हें कोच के पास ले जाते हैं और इस तरह वे विदा हो जाते हैं। और तब हमने महसूस किया कि स्पष्ट रूप से हर जगह बहुत अधिक सहायता की ज़रूरत है और हम सब बाहर सीमा पर गए। हमारे पास 8 वस्तुएं थीं। हमने उन परिवारों को मदद की जो ठंड में रह रहे थे और सीमा के आसपास मदद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बॉर्डर पर जो सेवा की उसमें हमने आग लगाने से लेकर इन आग के गट्ठों तक, लट्ठे ले जाने और उन्हें वहीं शुरू करने से लेकर सब कुछ किया। एक दिन हमने पानी की बोतलों का एक पूरा ट्रक हमने खाली कर दिया जो यहाँ की सरकार द्वारा भेजी गई थी। हम उनका सामान उठा लेते थे। ये हमारे द्वारा किए गए काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे ही परिवार, विशेष रूप से माताएं और दादा दादी यूक्रेन की सीमाओं से पार होते, हम उनका सामान उठा लेते थे। हमारे लिए ये समझना कि वो लोग किस परिस्थिति में वहां पर होंगे। जब हमने बॉर्डर पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उन लोगों ने हमें खुल के सब बताया। वो कह रहे थे कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और कुछ लोगों को तो पासपोर्ट तक लेने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ के हालात ही कुछ ऐसे थे। फिर कुछ स्टूडेंट ने बताया कि उनके लिए यहाँ तक आना कितना मुश्किल था। वो जहाँ से भी, जिस शहर से आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए वे सीमा पार करने के लिए लगभग 45 से 50 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। उनमें से कुछ ही भाग्यशाली थे कि उन्हें कैब मिल गई या फिर ट्रेन से आ गए। इस होटल में आने से पहले हमें लग भी नहीं रहा था कि हम बच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हर बार 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जब हमें कुछ सुनाई ना देता हो। मेरी यूनिवर्सिटी के पास बार बार धमाके हो रहे थे। मैं जहाँ रहती हूँ वो बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ धमाके हो रहे थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस आवाजें आ रही थी। रात के वक्त हमने 2 मिसाइल देखे। हमारे अपार्टमेंट के ऊपर से गई। हमें लगा कि वो हम पर गिरेगी, लेकिन वो ऊपर से चली गई। तो तब हमने ये तय किया कि अब यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है और हमने पैकिंग की और निकल गए वहाँ से। हमने निकलने का फैसला किया जिस दिन हमने गोलीबारी की धमाकेदार आवाज सुनी और उस धमाके से हम सब जाग गए जो हमारे स्टेशन के पास था, जिसे हम डर गए। और जब हम बंकर पहुँचे, बैठने की जगह ही नहीं थी, कुछ कुर्सियाँ बस, सब जगह धूल ही थी। हम 8 दिन तक बंकर में थे। कई बार हमें खाना नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल था।
तो ये मेरे लिए भयानक था। मैं पूरी तरह डर गई थी। मैं अपने फ्लैट में नहीं, बंकर में रह रही थी, और वो बंकर में, वहाँ मेरे पास उस बंकर में सिर्फ एक कंबल था जो मैं फर्श पे बिछाया था, और मैं वहीं लेटी हुई थी, वहीं जमीन पे। इसीलिए वो बहुत ही भयानक था और डरावना था। और 24 घंटे में हमने सिर्फ क्या खाया था? सिर्फ एक बार खाया था हमने, और वो इनफ नहीं था ऑब्वियसली। तो हम लगभग 2 घंटे चले हमारी हॉस्टल से स्टेशन जाने के लिए। वहाँ तक का रास्ता बहुत ही खराब था, और उस दिन ठंड भी बहुत थी। हम जैसे तैसे स्टेशन पहुँचे, और जब हमने रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया तब वहाँ अचानक बड़ा विस्फोट हुआ। यानी कि करीब 500 मीटर के दायरे में 26 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ये सच में भगवान की कृपा है कि हम सब जिंदा है। तो पहले तो मुझे ट्रेन के अंदर कहीं पे भी जगह नहीं मिली, क्योंकि ऐसा हुआ कि ट्रेन लोगों से एकदम भरी हुई थी और जगह नहीं थी। मुझे पता है मैं डिब्बे में कैसे चढ़ी हूँ। जब मैंने डिब्बे में प्रवेश किया था मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और जब मैंने पीछे देखा तो दरवाजा बंद था। और फिर किसी भी तरह हम ट्रेन में चढ़ गए, और फिर हम सब यहाँ पे आ गए। लेकिन उस वक्त हमें बोला गया था कि कोई भी लाइट चालू नहीं करेगा, कोई भी अपना लोकेशन चालू नहीं करेगा। वो इतना डरावना अनुभव था, क्योंकि इस तरह लाइटें बंद और अंधेरा, और हमें कुछ भी नहीं बोलना था। हमें अपने फोन भी चालू नहीं करने थे। हम बहुत डर गए थे। मैं रात को बॉर्डर पर गया था, तब मैंने एक्चुअली उस वक्त फील किया। तब लगभग -6 डिग्री तापमान था। हम सिर्फ आधे घंटे के लिए खड़े थे। हमारे हाथ ठंडे पड़ गए, पैर भी ठंडे पड़ गए, और हम हाथ हिला नहीं पा रहे थे। सच कह रहा हूं, एक उंगली हिलाने में भी हमें बहुत दर्द महसूस हो रहा था। और ऐसे में ये लोग 8 घंटे, 10 घंटे, यहाँ तक कि 16 घंटे तक खड़े रहते थे ताकि वो लोग पोलैंड तक आ सकें। तब मुझे समझा कि ये जो लोग हैं, इन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। मैं उन्हें देखता और सोचता कि आखिर कैसे ये लोग यहाँ तक पहुंच पाए होंगे। मुझे कैसा लगता अगर मेरी बेटी इन हालातों में होती तो। हम अब उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारे सामने एक ऐसा मामला आया जहां एक छात्र को गहरा धक्का लगा था। तो हमने उसे कहा कि वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाए, और केयूर ने अपनी जैकेट निकाल दी तो, और वो बहुत भावुक हो गया। मैं बता नहीं सकता कि उसने अपनी जैकेट निकाली और दूसरे लड़के पर डाल दी, क्योंकि वो ठंड से बहुत कांप रहा था। उसके बाद मैं और विराज डॉक्टर के पास पहुंचे, और यही वो क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि इस धरती पर किसी को भी इस तरह के दुख से नहीं गुजरना चाहिए। हमने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो, और उसने कुछ नहीं बोला, वो शांत था। तो हमने उसे बार बार पूछा, क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ चाहिए? वो इस हद तक शॉक था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। वो पानी नहीं पी सकता था, वो खा नहीं पा रहा था, और इन सब में उसका पासपोर्ट भी खो चुका था, और ऊपर से उसके पास कोई सामान भी नहीं था। तो टेबल पर एक छोटी सी डायरी पड़ी थी, तो मैंने डायरी उठाई और उसे पेन देने को कहा ताकि वो लिखकर बता सके। तो मैंने उस डायरी में पेन से लिखा कि मेरा नाम खालिस्तान है, ताकि वो उसे भर सके। और उसने उस खाली जगह पर लिखा नरेंद्र, बहुत छोटे अक्षरों में, और हम सभी ने तालियां बजाई। तो हमने उसे सवाल पूछना जारी रखा ताकि उसके बारे में जानकारी मिल सके। उसके बाद हमें जानना था कि वो कहाँ से है। तो मैंने लिखा कि मैं यहाँ रहता हूँ, और खाली जगह छोड़ दी। और उसने लिखा वैजाग, तो वो वैजाग से था, विशाखापट्टनम। उसके बाद मैंने लिखा कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, और वहाँ हाँ या ना लिख दिया, और उसने ना पर टिक कर दिया। उसके बाद उसका दिमाग काम करने लगा, और उसने सोचना शुरू किया और बताने लगा। और हमने तुरंत उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है और क्या मदद चाहिए उसे। तो उसने लिखा कि मैं सदमे में हूँ, और हमें बहुत खुशी हुई कि वो अब बोल पा रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखी। वो उन चीजों से गुजरे हैं जिन चीजों से हम अपने जिंदगी में कभी नहीं गुजरना चाहेंगे। मैंने कई छात्रों से बात की, कई सारे छात्रों से, और इन सभी छात्रों में मुझे कॉमन फीलिंग देखने मिली। वो थी दहशत, भय, आतंक और संदेह। और संदेह से मेरा मतलब है कि
कुछ छात्रों को संदेह था कि क्या वे कभी इस देश से जिंदा निकल पाएंगे। हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब जैसे मैं सोच रही थी कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा एक दोस्त वो चौथे कोर्स में था, फायरिंग से मर गया, सेना ने उसे मार डाला। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने माता पिता को नहीं मिल पाऊंगी, पर फिर भी मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने फ्लैट से स्टेशन आने की कोशिश की और स्टेशन से पोलैंड, और अब मैं ठीक हूँ और उम्मीद नहीं छोड़ूंगी मैं, और मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। हाँ। शांत हो जाओ बेटा, धीरज रखो, तुम जल्दी घर पहुंच जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। ये भी एक परिवार ही है, ठीक है? तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साहस की दाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुरक्षितता से अपने घर पहुंच जाओ, ठीक है? थैंक यू। शांत हो जाओ बेटा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। वो किसी की बेटी है और वो अकेली थी। कैंप में हमारे अलावा उसका एक भी दोस्त नहीं था, और गले लगाने से अपनेपन का एहसास होता है। मैं आशा करता हूँ मैंने उससे वो अपनेपन का एहसास दिलाया। मैं उसके माता पिता की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि उसे वाकई सहारे की जरूरत थी। और मुझे महसूस हुआ कि खाना और छत देने के साथ साथ हम उन्हें अपनापन भी दे सकते हैं। मैं उस समय अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था, और उस लड़की में मैंने अपनी बेटी को देखा। किसी के सामने खड़े होने और उनकी पीड़ा को सुनने से ज्यादा मुश्किल हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। जिस तरह से उसने अनुभव किया वो बहुत दुखद था। मैंने तो बस उसे शांत करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद कर रहे थे। जैसे हर छात्र के लिए हम उनके परिवार हैं। ये मायने नहीं रखता कि उन्हें कैसा गद्दा मिला है या कैसा तकिया मिला है, पर हम उन्हें किस तरह अपनापन दे पाए हैं, ये उनके लिए उस वक्त बहुत मायने रखता है। तो एक वॉलंटियर की टीम होने के नाते हमने तय किया कि हमसे जो होगा वो हम करेंगे। तो हमने कुछ सिम कार्ड्स की व्यवस्था की ताकि सारे स्टूडेंट्स अपने परिवार से बात कर पाएं। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की जो हमें अंदर से खुशी दे पाए, और ये अनुभव हमारे लिए बता पाना भी बहुत ही मुश्किल है। और अब जब मैं सोचता हूँ कि तो मुझे उस बात की खुशी होती है। यहाँ आने से पहले जो चिंता थी कि हम क्या करेंगे, अब वो नहीं है, और हम पूरी तरह तैयार थे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। और एक लड़की थी जो रजिस्ट्रेशन के लिए आई, और उसका उस दिन जन्मदिन था। वो हमारे वॉलंटियर्स को अपनी जानकारी दे रही थी, और जब उससे पूछा कि आपका जन्मदिन कब है, और धर्मेश भाई उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, और उसने कहा कि आज ही मेरा जन्मदिन है। और हमने तय किया कि हम उसे सरप्राइज देंगे, और हमने उसका जन्मदिन मनाया। किसी तरह हमने केक का बंदोबस्त किया, और वो बहुत ही भावुक हो गई थी, और हमारे वॉलंटियर्स भी भावुक हो गए थे। वॉलंटियर्स की टीम होने के नाते सारे टीम के लोग एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। सभी लोग हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि सब में एक जोश की भावना आए। आप सोच सकते हैं कि उस तरह के दबाव में नींद की कमी, समय पर खाना न मिलना, आते जाते इवैक्यूइस के अनुभव सुनकर जो आघात मिलता, उससे कुछ स्वयंसेवक टूट भी सकते थे। लेकिन नहीं, वे अभी भी जोश से भरे हुए हैं, खुशी से भरे हुए, आनंद से भरे हुए हैं। कुछ लम्हे थे जब हम हंसते थे, कुछ में एक साथ रोते थे, लेकिन हमेशा उत्साह से भरे रहते थे। उनको देखने के बाद मुझ में हिम्मत आ गई थी। मुझ में हिम्मत आ गई क्योंकि उनमें हिम्मत थी, वॉलंटियर्स में। मैं वास्तव में उन सभी की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक आशीर्वाद है जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है। 8 दिनों तक इतनी तकलीफ में जीने के बाद ये सच में एक आशीर्वाद है। ये हमारे लिए भगवान की कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँचे, और हम BAPS के स्वयंसेवकों से मिले जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। मुझे यहाँ पर बहुत सारे अच्छे से दोस्त मिले BAPS के, और उन लोगों ने मुझसे बहुत सी बातें की, और हमने भी उनसे बहुत सारी बातें की। आप लोग
अद्भुत हैं। स्वयं सेवक हमारा अच्छा ध्यान रखते हैं और उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं स्वयं सेवकों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि वे जो कर रहे हैं वो एक आदर्श काम है। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनके साथ यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके इस ऑर्गेनाइजेशन को शुक्रिया कहना चाहूँगा। BAPS और एम्बेसी के लोगों ने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने हमें हिम्मत दी है और BAPS की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। तो मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ BAPS संस्था को। बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार की ओर से, पोलैंड में भारत के एम्बेसी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी कोऑर्डिनेटर्स को और एम्बेसी के अधिकारी और पोलैंड में ऑपरेशन गंगा के लिए काम करने वाले सभी लोग। हम सभी की ओर से मैं BAPS को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जितने हमारे बैप्स के स्वामी नारायण जी के अनुयायी और यहाँ पर स्वयं सेवा के लिए आए हैं, वॉलंटियर बनकर आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। सब मिलकर इतनी सहायता कर रहे हैं सबकी, और बिना किसी चीज़ के बारे में मांगे, किसी चीज़ के बारे में सोचे, बिना किसी चीज़ की परवाह किए उन्होंने यहाँ सारा काम बहुत ही कुशलता से पार किया और इससे काफी फर्क पड़ा। हमें काफी मदद मिली। मैं उनमें से हर एक के लिए बहुत आभारी हूं और मैं चाहता हूं कि हर कोई जिसे निकाला गया है और हर कोई जो उस व्यक्ति से संबंधित है, उन सबको BAPS को धन्यवाद देना चाहिए कि उनका सफर इतना आसान बना दिया। मैं आप सभी की सराहना करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको आज भले ही कुछ कहने का शायद अवसर न मिला हो, लेकिन आप सभी संगठनों ने जो काम किया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और महिलाएं, जो लड़कियां थी वहाँ तकरीबन 7 या 8 थी, वे सब अच्छी जगह पर नौकरियां करती हैं, अच्छा करियर है, बहुत व्यस्त जीवन है, लेकिन ऐसी तनाव की स्थिति में उन्होंने बिना पगार की छुट्टियां ली और एक टीम के रूप में उन्होंने काम किया। कोई ऐसा काम नहीं था जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन से लेकर सफाई तक हर काम किया और सारे काम में जो अपनापन दिखाया उसकी बहुत जरूरत थी। जब उस समय लोगों को अपनेपन और सहारे की जरूरत थी, तब उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी ऐसी कठिन घड़ी में। हमें हेल्प मिली है, हम इसमें बहुत खुश हैं। हमें लोगों ने हेल्प किया है, हम वॉलंटियर्स ने हेल्प किया है, हम बहुत खुश हैं। हमें भी हेल्प करनी चाहिए जहाँ जिसकी। हम इन्हें नहीं जानते, वॉलंटियर्स हमें नहीं जानते, फिर भी इन्होंने हमें हेल्प किया, ये हमारे लिए बहुत है। मैं यहाँ पर आया तो कुछ लोगों से, जैसे ये जो ड्रेस पहने थे, मैं पूछा, मैं तो BAPS के बारे में जानता भी नहीं था कि क्या है। मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो वो बोले कि मैं UK से आया हूँ, एक बोले जर्मनी से आया हूँ। तो मैं पूछा कि आप लोग इतने दूर से आए हैं, आपको सरकार ने भेजा है? तो बोले नहीं, हम मंदिर की तरफ से आए हैं, स्वामी नारायण मंदिर, जो अक्षरधाम मंदिर। कुछ लोग तो आए थे स्वीडन और जर्मनी से। उन्होंने करीब 3-4 कंट्रीज पार किए बस यहाँ पहुँचने के लिए, जिसमें खर्चा हुआ होगा। वो यहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं दिन और रात। कुछ लोग यहाँ पे आए, कुछ लोग तो अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पर आए हैं वॉलंटियर्स के रूप में, हमें मदद करने के लिए, जो बड़ी बात है। एकदम पहले दिन हमारे पास 9 वॉलंटियर्स थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पास पूरे 66 वॉलंटियर्स हैं, जो कि आयरलैंड, फ्रांस, UK, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और USA से थे। मैं देखा कि यहाँ पर लोग निस्वार्थ अपना मतलब बलिदान दे रहे हैं, मतलब निस्वार्थ प्रेम जो देखा, जो इतना हर चीज़ में लोग मतलब फ्री में आए हैं, अपना काम और अपना बिजनेस छोड़ करके। सबको अपने काम प्यारे होते हैं। आज तो पैसे के पीछे इतनी दुनिया पागल है कि अपना काम नहीं छोड़ती। बोलते हैं कि एक दिन जाऊंगा तो मेरा बिजनेस बहुत नुकसान होगा, और इस स्थिति में लोग छोड़ करके, तो मुझे लगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है। कितना लोग हैं, तो मैंने भी बोला 1-2 लोगों से कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा हेल्प करना चाहता हूँ। तो लोग बोले कि
एक दिन तो बोले कि जाओ ठीक है, फिर दूसरा दिन मेरी टिकट बुक हो गई थी, मेरा फ्लाइट हो गया था, तो फिर मैं उस दिन मैं जा रहा था। फिर मैंने बोला कि सर मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, अगर आप बोले तो मैं रुक जाऊँगा, मुझे काम कुछ सेवा करना है। तो उन्होंने कहा केयूर भाई मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, और मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब आप जा रहे हैं? तो उसने कहा मैं रुक सकता हूँ। तो मैंने कहा अब जाने का वक्त हो चुका है, सारे लोग रुके हुए हैं और सब चाहते हैं कि वो जल्द यहाँ से निकल जाएं, और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ रहना चाहते हो। और उसने कहा हाँ मैं रह सकता हूँ, और वो रुक गया। वो एक इवैक्यूई के रूप में आया था, वो फ्लाइट लेकर जा सकता था, लेकिन उसने हमारे साथ जुड़कर एक स्वयंसेवक बनना चाहा। यहाँ प्रत्येक स्वयंसेवक स्वेच्छा से सेवा करने के लिए आया था। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने पूछा कि ये कौन सा पावर है, ये कौन सा फोर्स है। तो हमने बस एक ही सेंटेंस में जवाब दिया कि हमारे गुरु ने किया है तो हम भी कर रहे हैं। जैसा कि बापा कहते हैं और प्रमुख स्वामी महाराज भी कहते हैं कि इसे हमारे जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, कि दूसरों की भलाई में ही हमारा भला है। और यही बात कि हमारे गुरुओं जैसे महंत स्वामी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी भी अपने सत्संग मूल्यों को सिर्फ BAPS तक सीमित नहीं रखा है। उनकी एक वैश्विक भावना है, तो ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। दूसरों के भले में अपना भला, तो वो दूसरा कौन है? वो हर व्यक्ति है, हम सब हैं। जब ये स्वयंसेवक इतनी कड़ी ठंड में भी कम या बिना नींद लिए लोगों की सेवा करते थे, तब गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज घंटों तक लगातार फोन कॉल और जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन, हिम्मत और प्रोत्साहन देते रहे। इससे हमें बहुत बहुत मदद मिली और सभी लोग जोश में आ गए। एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई कि अगर बापा हमारे लिए ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मुझे लगता है वे सभी के लिए एक प्रेरक शक्ति थे, और उन्होंने हम सभी को एक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। महंत स्वामी महाराज ने हमें केवल स्थूल मदद तक सीमित न रहकर लोगों के दर्द और पीड़ा को समझने के लिए प्रोत्साहित किया और इमोशनल रिहेबिलिटेशन के लिए प्रेरित किया, जो युद्ध के समय में ट्रॉमा एंड डेथ एंड डिजास्टर से बाहर निकलने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी राहत ये थी कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। कैंप से उनके जाने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता, इसलिए जिन जिन लोगों की जानकारी हमारे पास है उनमें से हो सके उतने लोगों का संपर्क करके हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि वे सब लोग सुरक्षित है या नहीं। जैसे बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया जब वे भारत पहुंच गए, पर एक बहुत ही खास बात हुई जब एक पीड़ित छात्रा के पिता का मैसेज के बाद कॉल भी आया, और वे हमारे बहुत आभारी थे कि हम बहुत दयालु रहे हैं और सराहना की कि हम उन ज़रूरतमंदों को सहायता कर रहे हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात थी। मुस्कान के साथ मेरा एक जूम कॉल हुआ। बड़ी प्यारी बच्ची थी, उसने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन यूक्रेन से निकलने से पहले उसने अपने दोस्त को खो दिया था, जो दुख की बात थी। और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मेरी पत्नी ने भी उनसे बात की। मुझे लगता है कि वो अभी भी इस आघात से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो खुश थी कि वो घर पर थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी काफी सवालों से गुजर रही थी, और शायद ये अभी भी उसके दिमाग में बसा हुआ है कि वो किस दौर से गुजरी है। तब मैं सोचता हूँ इन सब का मानसिक असर काफी लंबे अरसे तक चलेगा। जिस दूसरे व्यक्ति से मैंने बात की वो है बाला। वो दक्षिण भारत से है, जो अब मेरा दोस्त बन गया है। वो यहाँ अपनी बहन के साथ था, चारू, जो अभी भी पोलैंड में है, क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वो वहाँ अपना काम जारी रखना चाहती है और शायद यूक्रेन लौट भी जाए। बाला मेरे साथ जूम कॉल में शामिल हुआ, और बहुत अच्छी बात थी कि वो अपनी माँ को भी कॉल पे ले आया था, बल्कि उसकी माँ ने जूम कॉल पर आने का जोर दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से बात की। वे BAPS के सभी स्वयंसेवकों की बहुत आभारी थी। सर
सर हम आपके आभारी हैं सर। आप भगवान की तरह हैं सर। बाला ने बताया कि आपकी संस्था ने जो किया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। नहीं 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 माता जी, मेरा मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया। हमारी संस्था के इतने सारे स्वयंसेवक थे, उन्होंने पूरी मेहनत की और मेरा सौभाग्य था कि मैं बाला और आपकी बेटी और अन्य कई लोगों से मिला और उनकी बातें सुनी जो दुखद थी, कठिन, बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी, और इन सबसे गुजर कर वो यहाँ तक आए। और मैं क्या कहूँ, उनका साहस प्रशंसा के लायक है। और आपका भी माता जी, सच कहूँ तो आपको घर बैठकर समाचारों का इंतजार करना था, जो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। लिस्ट काफी लंबी है और काफी लोगों का संपर्क करना है। जितना भी हो सकेगा हम करेंगे, क्योंकि इस युद्ध का असर काफी लंबे समय तक चलेगा और लड़ाई अभी भी जारी है और हम मदद के लिए वहां रहना चाहते हैं। BAPS की निस्वार्थ सेवा का प्रेरक बल हमारे स्वयं सेवकों की सच्ची शक्ति और प्रेरणा का मूल है आध्यात्मिकता और भगवान में श्रद्धा। यह महान आध्यात्मिक विभूतियों की प्रार्थना और आशीर्वाद ही है, जो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं अपने शब्दों और ज्ञान से, और वो सदा हमारे साथ रहकर हमें प्रेरणा देते हैं मानवता के संवर्धन की और विश्व शांति की। हम निस्वार्थ भाव से, समानता से और सच्चे मन से दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम भगवान की ही सेवा करते हैं। एक जीव की भी मदद से पूरी मानवता का संवर्धन होता है।